हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है। देखिए, ये अनसॉल्व सेट आपको आज हम लोग हल कराने वाले हैं। कौन सा है ये देखिए, आपका है रसायन विज्ञान का अनसॉल्व सेट 3 हल करेंगे। ठीक ना, 3 का आखिरी वीडियो ये होगी आपके लिए, क्योंकि ये आपकी आखिरा ही मतलब इसमें सब क्वेश्चन जो आखिर में बचते हैं 5-5 नंबर वाले, वही क्वेश्चन बचे थे, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका अनसॉल्व सेट जो है, इसका मॉडल पेपर भी हम हल करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख लीजिए, और सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 सब जाकर देखिए, और सेट नंबर 3 में भी हम लोग आ चुके हैं। ठीक ना, सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर आपका ये प्रश्न नंबर जो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, 5 का घ तक ये हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 का क बाकी है। तो प्रश्न नंबर 5 का क चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख लिए क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक भी आपको निकालना है। तो राउल्ट के नियम से हम लोग चलते हैं। अभी राउल्ट का नियम जो है, परिभाषा हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम में देखिए, आपका प्रश्न नंबर 5 का घ जो सेट नंबर 2 है उसमें का ये क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक ना, तो देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज अपेक्षिक के समानुपाती होता है। ठीक है, जो राउल्ट का नियम है क्या कहता है, जो किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है उसमें उपस्थित विलायक, जो विलायक होता है उसमें मोल प्रभाज जो होता है उसके अपेक्षिक समानुपाती होता है। ठीक ना, जो विलायक का मोल प्रभाज होता है किसके, उसके अपेक्षित समानुपाती होता है। वाष्प दाब के, किसके, वाष्प दाब के क्या होता है, अपेक्षिक समानुपाती होता है। ठीक ना, जो मोल प्रभाज आपका होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ये परिभाषा। अगर परिभाषा समझ में आई तो हम लोग चलते हैं उसके व्यंजक पर। ठीक है, ये देखिए, व्यंजक आपका राउल्ट के नियम से निकालेंगे हम लोग। राउल्ट का नियम क्या होता है, P0 माइनस पी एस अपान में पी नाट कह सकते हैं, या P0 कहिए। ठीक है, इक्वल टू एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जो आपका स्मॉल एन होता है ये क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज होता है, और जो कैपिटल एन होता है क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर, तो ये आपका है माना। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना विलेय का मोलर द्रव्यमान यम1 मान लीजिए, या फिर इसको स्मॉल यम कह सकते हैं। ठीक ना, स्मॉल यम डब्ल्यू एम, स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल यम से कह सकते हैं, कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू रख सकते हैं। हम यहाँ पर यम1 स्मॉल यम1 रखें। ठीक है, यहाँ पर खाली अगर यम1 रहेगा तो यम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यम1 और विलेय का जो द्रव्यमान है W1 है। ठीक है, स्मॉल W1, तथा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W2, और विलायक का जो मोलर द्रव्यमान है कैपिटल M2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका n बराबर आएगा, स्मॉल n बराबर स्मॉल W बटे स्मॉल m। ठीक ना, ये 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब अंतर बताना है कि कैपिटल जो विलायक है विलेय है उसके लिए ये 1 लगता है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल W2 बटे कैपिटल M2, ये कैपिटल यम है। ठीक है, ये कैपिटल M2 है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये आपका जो फार्मूला था राहुल का, P0 नॉट माइनस पी एस अपान में P0 इक्वल टू एन, प्लस में यहाँ पर एन प्लस कैपिटल एन था। तो यहाँ पर देखिए, जब तनु विलयन के लिए हम लोग लेंगे तो एन प्लस कैपिटल एन ये अप्रोक्सली यानी कि लगभग किसके बराबर होगा, कैपिटल एन के बराबर होगा। ठीक है, जो इसका मान होता है लगभग किसके बराबर होगा, कैपिटल एन के बराबर होगा, जब तनु विलयन होगा। विलयन तनु का मतलब क्या, एकदम हल्का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पी नाट माइनस पी एस P0 अपान में P0 इक्वल टू एन का मान रखेंगे। देखिए, एन का मान कैपिटल स्मॉल W स्मॉल एम कैपिटल W कैपिटल एम, तो यहाँ पर रख दिए। अब ये ऊपर तिरछा ये मल्टीप्लाई करेगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल W और ये स्मॉल एम कैपिटल एम कैपिटल W। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, जब इसमें गुणा हो जाएगा तो
ये आ जाएगा P0 माइनस पी एस अपन में P0, और ये W1 M1 और W2 आ जाएगा, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा आपका M1 इंटू W2 अपान में W1 इंटू M2, ये आ गया। ये कैसे आया, जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे और इसको इधर करेंगे तब आएगा। तो इसको ऊपर कर दिए M1 वाले को और M2 वाले को नीचे कर दिए, P0 को ऊपर कर दिए, P0 माइनस PS को नीचे कर दिए, ठीक है। बदलेगा तो दोनों बदलेगा, ठीक है, दोनों बदल गया। उसके बाद हम लोग को आपका क्या निकालना था, मोलर द्रव्यमान में निकालना था। जो विलेय था वो विलेय का मोलर द्रव्यमान में क्या फार्मूला बनाना था। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान आपका क्या है, स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम को बराबर में केम और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए, और जो बचा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो यहाँ P0 अपान में P0 माइनस PS गुणे में W1 इंटू M2 बटे में W2, ठीक है। तो ये आपका मेन विलेय का जो व्यंजक प्राप्त करना था आपका, ये आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। किसके द्वारा हुआ, राउल्ट के नियम के अनुसार हुआ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला है। अथवा वाला देखिए क्या क्वेश्चन है, वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम विलायक यानी कि इतना द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान दिया है 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। ठोस को मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस का मोलर यहाँ पर रहेगा, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा था क्या, यहाँ पर देखिए सही से हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया है, पहले हम लोग देख लेते हैं, वाष्प दाब में अवनमन समझा लेते हैं। देखिए जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के वाष्प दाब में एक कमी उत्पन्न हो जाती है। विलायक में उत्पन्न इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के वाष्प दाब में एक कमी उत्पन्न होती है। इसी कमी को विलायक में उत्पन्न इस कमी को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन। अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी उत्पन्न होना, कमी होना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, P0 बराबर 0.745 बार। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा दूँ आपको, ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इतना मान दिया है और ये मान इतना दिया है। देखिए ये किसका मान दिया है, PS का मान दिया है 0.740, तो ये आपका इतना मान दिया है, ठीक ना। आप अपनी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पेज पलटूंगा तो ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा पेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान दिया है, देखिए वाष्प दाब ये कितना दिया है, वाष्प दाब ये वाष्प दाब 0.740 दिया है, इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल W का मान दिया है 0.5 ग्राम, कैपिटल W का मान 39 ग्राम, और जो M का मान दिया है, कैपिटल M का मान ये 78 दिया है, स्मॉल M का मान है आपको निकालना है। क्या निकालना है, जो आपका ठोस का मोलर द्रव्यमान है निकालना है। ठोस क्या है, विलेय, ठीक है, विलेय यानी कि M का मान निकालना है। अब देखिए राउल्ट के नियम से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए राउल्ट का नियम आपका होता है ये P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू N और अपान में N प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि N प्लस कैपिटल N किसके बराबर होता है, कैपिटल N के बराबर होता है। तो किस स्मॉल n बटे कैपिटल N हो जाएगा, और इसका जो मान होता है आप लोग पता है, स्मॉल W बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M, यही होता है। तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इतना आएगा, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS अपान में P0 बराबर में W इंटू M कैपिटल M और बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये आ गया। स्मॉल W कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल, जिसका जितना मान दिया उसको हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका मान P0 का मान इतना दिया है 0.745 माइनस 0.740 इतना दिया है PS का मान, तो ये मान रख लिए यहाँ पर रखें। और ये P0 का मान देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्या, अगर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चाहिए तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 0.745 ये किसका मान दिया है, P0 का मान। अब देखिए स्मॉल W का मान जो है 0.5 दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऊपर देखिए जो मान दिया है उसमें देखिए, और ये स्मॉल M का मान तो निकालना ही है। कैपिटल गुणे कैपिटल W का मान 78 दिया है,
और जो कैपिटल एम का मान 78, कैपिटल डब्ल्यू का मान जो है 39 है, इतना है। तो 39 दुना के होता है 78, तो 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 दुना के 10 यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये गुणा करेगा 5 दुना के 10, तो 10 के बाद 1 दशमलव के बाद 1 अंक जी दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/m हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसमें से घटाएं तो इतना बचा है, ठीक है, इतना बचा है, 0.005 बचा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, जो भी मान आएगा देखते हैं क्या आता है। तो 1/m बराबर कितना आ गया, 0.5, 0.005 दशमलव में बटे में 0.745, 3 अंक पर दशमलव एक कट गया, 3 अंक पर दशमलव एक कट गया, ठीक है। बराबर अंक पर दशमलव होता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, यम को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये पलट जाएंगे, ठीक है, सब पलट जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 745 बटे में 5, क्योंकि दशमलव हट गया है, ठीक है। दशमलव कैसे हटा है, कि 3 अंक पर देखिए 1 2 3 अंक पर दशमलव था, 1 2 3 अंक पर नीचे भी था, तो कट गया, दशमलव कट गया ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 745 में 5 से भाग करेंगे, तो ये देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 आएगा, पहले 1, फिर बचेगा यहाँ पर 2, 5 चौक को 20, फिर 4 5 9 45, ठीक है। तो 149 आ गया ग्राम प्रति मोल आएगा। ये देखिए यम बराबर 149 ग्राम प्रति मोल, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर जो आपका 6 का अथवा वाला था क का, ये आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, और मैं पूरा आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया समझाने का, और आंसर भी आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इस अनसॉल्व में ही आंसर जो है गलत दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल के विरचन की 5 विधि का हम लोग लिख लेते हैं। पहला देखिए, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड के विरचन की। तो यहाँ पर देखिए एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को निकाल कर, यानी कि हाइड्रोजन निकाल कर। तो यहाँ पर देखिए RCH2OH है, यहाँ पर कापर की उपस्थिति है, 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे। कापर ले सकते हैं या फिर जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। वहाँ ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल इसको कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक ना। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब यहाँ पर देखिए R है, और जो यहाँ पर मेन कार्बन एक है, ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक ही R से जुड़ा है। अगर इससे कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप पर 2 डिग्री होता और 3 होता तो तृतीयक यानी कि 3 डिग्री होता। अब देखिए यहाँ पर आपका बने क्या, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका RCHO प्लस में H2, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस कहाँ जाती है, ऊपर, तो ऊपर की तरह यह दिशा दिखा दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये वाला पेज यहीं तक था, आगे चलते हैं। अगर मेरे अनसॉल्व सेट की वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहित कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाने में सक्षम हो, वीडियो बनाऊं। नहीं तो मेरा अगर गुस्सा बढ़ गया ना तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण शुष्क आसवन द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये है आपका, इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। इसके लवण शुष्क आसवन द्वारा, तो शुष्क का मतलब इसको हम लोग गर्म करेंगे, सुखा करके क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए HCHO बनेगा, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा तो ये क्या बनेगा, HCHO बनेगा। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का, ये भी क्या है, एल्डिहाइड का भाई है। दूसरा देखिए रोजनमुंड अपचयन द्वारा, रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए, रोजनमुंड। तो यहाँ पर देखिए RCOCl को लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसमें जोड़ेंगे। जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में, PD, प्लेटिनम और पैलेडियम, इसको प्लेटिनम नहीं प्लेटिनम होता है लेकिन ये पैलेडियम है, ठीक है ना। पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में जब हम लोग RCOCl और H2 का रिएक्शन कराएंगे तो RCHO बनेगा और HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो RCHO प्लस HCl निकल गया।
ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, देखिए CH2CH2OH है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल है। एथेनॉल का जब नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट है, और क्या आपका है ये है K2Cr2O7 प्लस H2O सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। सब की उपस्थिति में हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये आपका CH3CHO, ये क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2O निकला। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, पांचवा जो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पर HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड जिसे बोलते हैं, और ये CH3MgBr, यानी कि ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। इसमें एक एल्किल ग्रुप होता है, एक हैलोजन ग्रुप होता है मैग्नीशियम के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा C, यहाँ पर देखिए CCH3, ये H है, ये N है, N के साथ MgBr, फिर इसका एक जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, यहाँ पर देखिए पुनः जल अपघटन कराने पर, जब इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए CH3CHO, यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड बन रहा है, प्लस में आपका MgNH2Br, ये आपका निकल रहा है वापस, मतलब वापस नहीं, ये बाहर आ रहा है, ठीक ना, इतना MgNH2Br ये बाहर आएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा, एसिटिल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका ये वाला जो है प्रश्न नंबर 6 का ख था, वो अथवा वाला देख लीजिए, अब प्रश्न नंबर 6 का ख है अथवा वाला, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा है, और ये देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, सिर्फ समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं पूरा। तो ये आपका देखिए एक क्या है, C है, ये कार्बोनिल है, एल्डिहाइड कह सकते हैं, या फिर इसको कीटोन भी कह सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर कीटोन में भी आपका CO होता है और एल्डिहाइड में भी आपका CO ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये होता है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, कोई तत्व भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन या R ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर आकर मिलता है, जुड़ता है, क्यों यहाँ पर जुड़ता है, कार्बन के साथ ही क्यों जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन जब यहाँ से बांड उठाएगा तो ऐसे निगेटिव चार्ज बनाएगा, और ये कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोटाइड पर क्या होता है, न्यूक्लिक जो रिएक्शन होती है उस पर, जो आप जब कोई तत्व जुड़ता है तो पॉजिटिव वाले पर जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, कार्बन पर ही जुड़ेगा ये न्यूक्लियो, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये जो आपका नाभिक रागी रहेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ये आकर इसी पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत मंद, ये पद इसका फर्स्ट, यानी कि स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1 में ये बहुत मंद अभिक्रिया होती है, ठीक ना, ये बहुत मंद, यानी कि धीरे धीरे अभिक्रिया होने वाली है, इसमें 1 से 2 दिन, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगेगा यार, 1 से 2 दिन, 1 से या 2 दिन नहीं लगेगा, ठीक ना, कुछ मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पर देखिए जब यह रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक जो होता है यहाँ पर जुड़ जाता है, आपका जो ये जुड़ जाता है कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी दौरान फिर एक क्या करते हैं हम लोग, एसिड ले लेते हैं, एसिड से क्या निकलता है आपका H+ निकलता है। तो एसिड को हम लोग क्या किए, H+ से इसी से न्यूक्लियो जो आपका ये रिएक्शन बना था, इसी से हम लोग H+ से क्या किए, रिएक्शन कराएं। अब ये जो अभिक्रिया होगी तीव्र होगी, जो ये सेकेंड पद होगी, ठीक ना, तो ये सेकेंड पद में होगी, जो दूसरा पद है इसका, तो ये तीव्र अभिक्रिया होगी। तीव्र अभिक्रिया में क्या करेगा, यहाँ पर जो H+ होगा, जो -O होगा, इस पर आकर के बांड बनाएगा, यानी कि OH बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा CNU, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक कोई जुड़ा है, और यहाँ पर OH है, A है, B है, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड था, कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की ये क्रिया विधि है। यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, RCHO कह सकते हैं, और यहाँ पर या फिर कीटोन ले सकते हैं, RRCO, ठीक ना।
कीटोन भी ले सकते हैं या फिर एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चतुष्फलकी मध्यवर्ती, यहाँ पर जब इसका आता है तो इसको हम लिख सकते हैं चतुष्फलकी मध्यवर्ती अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको ये जो आपका ये नाभिकरागी योगज अभिक्रिया की क्रिया विधि थी, ये आपका ये कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन में क्या होता है आपका, ये CH3 CHO CH3 CHO यानी कि डबल एल्डिहाइड, यानी कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, दो एसिटाल्डिहाइड दिए हैं, सांद्र यानी OH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। और ये देखिए CH3 CHO के साथ CH3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये मतलब दोनों ही क्या करेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। इनके हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर उधर विचलित होंगे। यहाँ पर देखिए CH3 CHO CH3 CHO, ठीक ना, ये क्या बन जाएगा CH3OH CH3 CHO, ठीक है। ये जो H है इसी का H है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बने। कीटोन में अगर हम लोग एल्डोल संघनन देखें तो इस प्रकार से आएगा। कीटोन में एल्डोल संघनन CH3COCH3, ये एल्डिहाइड के साथ था, ये कीटोन के साथ है CH3COCH3 CH3COCH3 है। तनु BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तनु हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा है, तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनेगा आपका CH3H CH3, ये OH हो गया, और CH2COCH3, इस प्रकार का ये कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन देख लेते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन में देखिए HCOCH, यानी कि ये भी आपका क्या है, एक फार्मेल्डिहाइड है। ये फार्मेल्डिहाइड लिए हैं, फार्मेल्डिहाइड से CH2CHO, यानी कि ये एसिटाल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा आपका HC, यहाँ पर CH2 कह सकते हैं, OH लगा है CH2CHO, ठीक है। ये आपका आएगा इस प्रकार से। अगर जब हम 1 2 3, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ये हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी भी इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और ये CHO आया है तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो जब इसका IPAC नाम लिखते हैं तो अलग अलग लिखते हैं, ठीक ना। अलग अलग का मतलब इसके लिए हाइड्रोक्सी लगाएंगे, तब आप इसमें आल नहीं लगाएंगे। जैसे आल लगाते हैं IPAC नाम में, तो इसे आल नहीं लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का क आता है आपका। प्रश्न नंबर 7 का क देखिए, एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिल एमीन के लिए सेट नंबर 2 का क देखें। एरिल एमीन के लिए क्या देखें, सेट नंबर 2 का क देखें। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, ये नहीं तो ये कहेंगे कि सर बता दे रहे हैं कि यहाँ जाकर देखो वहाँ जाकर देखो, हम लोग कहाँ देखें। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको हल करा दे रहा हूँ। लेकिन जो आपको सेट मिलेगा जब आप खरीदेंगे सेट, तो उसमें आपको जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के लिए ही ये कम हो जाए, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। एरिल एमीन के लिए सेट नंबर 2 दिखाते हैं। तो अभी सेट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का, ये 2 का कब पूछा है, इसमें सेट नंबर जो 2 वाला इसमें पूछा है। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो एनिलीन कहिए चाहे एरिल एमीन कहिए, बात एक ही है। तो ये देखिए आपका एनिलीन पर, ये बेंजीन पर आपका NH2 जुड़ा होता है, इस पर एक लोन पेयर होता है आपका नाइट्रोजन पर। तो ये जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर आएगा जब यहाँ पर डबल बांड बनाएगा, तो ये वाला जो बांड होगा ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला निगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पर बांड बनाएगा। देखिए यहाँ पर बांड बनाया है, तो ये वाला जो बांड उठाएगा यहाँ पर उठकर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से ये वाला बांड उठकर इस पर बांड बनाएगा। ये वाला जो बांड है, ये बांड ही है, ठीक ना, ये बांड ही घूम रहा है, या निगेटिव चार्ज के बांड के या लोन पेयर के, ये दोनों तीनों कर सकते हैं। तो ये जब इस पर आकर इस पर घूमेगा तो यहाँ पर बांड बनेगा, तो ये वाला बांडवा उठकर इस पर आ जाएगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज इस पर बांड बनाएगा, तो ये वाला बांड यहाँ पर डबल बांड बन जाएगा, तो यहाँ पर डबल बांड हो गया। और जब यहाँ पर डबल बांड बनेगा तो ये वाला जो निगेटिव, ये वाला जो बांड होगा, ये बांड उठकर जहाँ से आया था वहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर ये लोन पेयर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अनुनादी संरचना में कुछ नहीं होता है, सिर्फ बांड घूमता है। बस ये जानिए कि बांड कहाँ से उठ रहा है और कहाँ निगेटिव चार्ज लगाना है, और निगेटिव चार्ज का जो बांड बना है वो कहाँ बनाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। एक बार देखिए निगेटिव चार्ज आपका इस पर होता है, आर्थो पर, उसके बाद एक बार पैरा पर आता है, उसके बाद एक बार फिर ये आर्थो पर आता है, ठीक ना। आर्थो पैरा, आर्थो पर निगेटिव चार्ज आता है, बस यही होता है।
और जिस पर ये निगेटिव चार्ज आता है, आप लोग देखे होंगे जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो पर नहीं तो पैरा पर, आर्थो पर नहीं तो पैरा पर ही जुड़ता है। तो उसके जुड़ने का कारण भी यही होता है कि आर्थो पर आता है निगेटिव चार्ज, और जब हम लोग अनुनादी संरचना निकालते हैं तो आर्थो पर निगेटिव चार्ज आता है और पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है। इसलिए सब चीजें कहाँ पर जुड़ती हैं, आर्थो और पैरा पर जुड़ती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे आगे ये आपका एनिलीन की क्षारीय प्रकृति कम होती है। अब क्वेश्चन तो पढ़ लें। एरिल एमीन क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विरंजक की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर एनिलीन की क्षारीय प्रकृति कम होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है। इस वजह से युग्म दान के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक ना, इस वजह से क्या होता है, वह युग्म यानी कि जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपलब्ध नहीं रहता। यहाँ पर देखिए नाइट्रो यौगिक से, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रो यौगिक से हम लोग क्या बनाएंगे, एमीन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर RnO2 आर की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, कोई ग्रुप ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना है, इसमें नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विरचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए एमीन हमें बनाना है, तो यहाँ पर RnO2 से लेंगे नाइट्रो यौगिक से। तो इसमें क्या क्या उपस्थित होना चाहिए, प्लेटिनम है आपका उपस्थित होना चाहिए, Ni है ये भी आपका उपस्थित, निकिल है, जिस और हाइड्रोजन गैस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें हम लेकर के आपका क्या बना सकते हैं, आपका एमीन बना सकते हैं। RnH2 आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद नाइट्राइल यौगिक से, तो नाइट्राइल यौगिक से कैसे, देखिए नाइट्राइल यौगिक है, नाइट्राइल का मतलब होता है RCN, जिसमें CN होता है उसको नाइट्राइल बोलते हैं। नाइट्राइल CN क्या होता है, साइनाइड होता है, तो RCN होता है, नाइट्राइल यौगिक है। PTNiH2 में इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका RCH2NH2 बन के तैयार होता है। RCH2NH2 ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, नाइट्राइल यौगिक से आपका क्या बन के तैयार हो गया, एमीन बन के तैयार हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा है। ठीक है, तो निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है, तीसरा वाला कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दोनों के लिए आप लोग सेट नंबर 1 में जाइए, FZ में प्रश्न नंबर 7 का ख अथवा वाला देखिए। ठीक ना, 7 का ख जो है अथवा वाला, उसमें का देखिए अथवा वाला। अब देखिए हम आपको यहाँ पर हम बता देंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे बताएंगे रिएक्शन को, लेकिन ये आपको जो है ये सेट, अगर जब हम सेट खरीदोगे आप लोग, तो थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है। ठीक ना, तो इधर उधर से आवाज जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सेट 1 में आप लोग को मैं दिखा दूं, तो ये देखिए आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ठीक ना, कार्बिल एमीन भी कहते हैं इसको। ठीक ना, इसको जो होता है, तो यहाँ पर देखिए C6H5NH2 आपका एमीन है। कार्बिल ये क्या आपका इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक ना, एनिलीन है। और CHCl क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 KOH का एल्कोहलिक विलयन है, और ये आपका बना क्या, C6H5NC। ठीक ना, और ये 3KCl आपका बाहर आया, 3KCl कितना, 3KCl बाहर आया और 3H2O बाहर आया। उसके बाद देखिए आप गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण देखिए, यहाँ पर ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये थैलेमाइड है, ये क्या है आपका, थैलेमाइड है। उसके बाद देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ है, इसमें से जब एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे तो इसमें से H2O निकलेगा, यहाँ पर बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर K है, ये K हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। थैलेमाइड बना पोटेशियम थैलेमाइड, और यहाँ पर C2H5 है, Br ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, इसका मतलब होता है कि थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा निगेटिव। ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव,
और यहाँ पर KBr निकलेगा। यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन करके क्या निकलेगा, KBr निकलेगा, C2H5 इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग C2H5 यहाँ पर जुड़ गया, ठीक ना, C2H5 यहाँ पर जुड़ा। जब इसका ब्रेकिंग करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, तब इसका ब्रेकिंग होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब इसका ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। जो कार्बन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो OH जुड़ेगा और OH जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जल अपघटन करा रहे। तो यहाँ पर निकलेगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यहाँ पर C2H5NH2 जुड़ जाएगा, यानी कि प्राथमिक एमीन बन गया। और यहाँ पर थैलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ये थैलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। यहाँ तक आप लोग देख लिए गैब्रियल थैलिमाइड और ये कार्बिल एमीन देख लिए। अब हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया देखिए। प्रोपियोनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिल एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हाफमान कहिए चाहे हाफमैन कहिए, ठीक ना, एक ही है। तो यहाँ पर देखिए C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH का रिएक्शन कराएंगे और ये बनेगा C2H5NH2 बनेगा आपका प्राइमरी एमीन बना। और ये Na2CO3 और 2NaBr और 2H2O, ये इतना आपका निकलेगा, साइड होगा। और ये मेन प्रोडक्ट आपका है, ठीक ना, ये साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है आपका प्राथमिक एमीन। उसके बाद देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनाल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए युग्मन अभिक्रिया, क्षार की उपस्थिति में डाइजोनियम क्लोराइड के साथ उपचार किए जाने पर फिनाल एवं रंजक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाता है। क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, एजोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये डाइजोनियम साल्ट है आपका। डाइजोनियम साल्ट फिनाल के साथ रिएक्शन करेगा NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से निकलेगा आपका HCl। क्या निकलेगा, यहाँ पर से एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, तो HCl निकलेगा। और यहाँ पर देखिए आपका दोनों जुड़ जाएंगे, बेंजीन जो आपका डाइजोनियम लवण था और जो फिनाल था, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये पैरा पर आ रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपका बनके तैयार हुआ। प्रश्न नंबर 7 का ख वाला देखिए। प्रश्न नंबर 7 का ख वाला देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल देखिए। न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणु भार वाले बृहत अणु होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक ना, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जो आपका ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर है और राइबोस न्यूक्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए फिगर बनाना है। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, DNA और RNA का फिगर बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है, DNA का और RNA का। ऊपर दिख रहा है फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिगर को बनाना है। ठीक है, अपने बुक से भी बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य पूछा है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल कोशिका से कोशिका में आनुवांशिक जानकारी को भंडारित और हस्तांतरित करता है। क्या करता है, कोशिका से कोशिका में आनुवांशिक जानकारी को क्या करता है, भंडारित करता है, बताता है। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो पीढ़ी में आपके लक्षण होते हैं, वो अगली पीढ़ी में वही लक्षण पहुंचाता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, या ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक कोड को एनकोडिंग डिकोडिंग और स्थानांतरित करता है। ठीक है, एनकोडिंग डिकोडिंग और कुछ बातें यहाँ पर निम्नलिखित है। यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं, तो इसमें देख लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सभी कोशिकाओं और वायरस में मौजूद होते हैं। और दूसरी पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड एकलकों से बने बहुलक होते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट आपका न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रमुख वर्ग DNA और RNA है। जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं DNA RNA एक उसमें का वर्ग है, प्रमुख वर्ग है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रायोगिक अध्ययन आधुनिक जैविक और चिकित्सा अनुसंधान का एक प्रमुख हिस्सा है। जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है किसका हिस्सा है, एक चिकित्सा अनुसंधान का एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका आखिरा इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो विटामिन और प्रोटीन। विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन के लिए सेट नंबर 2 347 G A का प्रश्न नंबर 6 का ख
क्वेश्चन जो है 6 का ख का अथवा देखें, ठीक ना। प्रश्न नंबर जो सेट नंबर 2 है 347 जीए, उसका देखिए सेट नंबर प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा देखना है। तो हम लोग चलिए उसी पर चलते हैं पहले। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा है सेट नंबर जीए का। तो देखिए निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी से कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। तो एकदम देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा है। विटामिन ए है, स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली, कार्ड, लीवर, आयल, सब्जी, बंद गोभी, गाजर, टमाटर आदि, ठीक ना। कमी से रोग होता है रात्रि अंधता यानी कि रतौंधी रोग होता है, जीरोसिस होता है, त्वचा का शुष्क हो जाना, और जीरोथैल्मिया होता है, कार्निया का धुंधलापन, ठीक ना, यानी कि जो आपकी कार्निया में धुंधलापन है। विटामिन बी है, स्रोत है छिलके सहित अनाज, सोयाबीन, अंडा वाले दूध, हरी सब्जियां, ईस्ट आदि। कमी से होने वाला बेरी रोग होता है, पैरों का लकवा रोग, भूख की कमी। बहुत हाली हम इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। विटामिन सी है, स्रोत है इसका हरी एवं जो हरी सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, साइट्रस फल, टमाटर, मिर्च, गाजर आदि। कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, दांतों एवं मसूड़ों में खून आना, त्वचा रोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी पर। तो विटामिन देखिए, विटामिन तो डी है, स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, नारियल, अंडा, मांस, जिगर, मछली के यकृत तेल आदि, ठीक ना। इससे होने वाला रोग जो है रिकेट्स है, अस्थिर रोग होता है, हड्डी एवं दांतों में विकृत रोग होता है। स्रोत देखिए विटामिन ई है, स्रोत इसका दूध, गेहूं, हरी सब्जी, तेल, मछली, जंतु तक आदि, ठीक ना। कमी से होने वाला रोग जो है बंध्यता है, जनन क्षमता एवं हौस मांसपेशियों में दुर्बलता है, ठीक ना। विटामिन के का स्रोत क्या है? बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, अंडा, गाजर, यकृत, पनीर आदि। और कमी से होने वाला रोग मस्तिष्क का रोग होता है, रक्तस्राव रोग, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। ये आपका रोग होता है, ये आपका विटामिन था। तो विटामिन के बारे में आप और भी कुछ इसमें लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें हार्मोन्स भी पूछा, अरे प्रोटीन पूछा है। प्रोटीन देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? हार्मोन रहेगा, ठीक ना, हार्मोन। यहाँ पर क्या रहेगा? हार्मोन, ठीक। हार्मोन लिख लीजिएगा, यहाँ पर प्रोटीन लिख दिए थे गलती से। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन, हार्मोन के बारे में प्रोटीन बार बार आ रहा है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावित ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के द्रव निकलते हैं, इन द्रवों को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक ना। जैसे आपका इंसुलिन है, इंसुलिन है। हार्मोन्स का वर्गीकरण, जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो देखिए मुख्य रूप से हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन्स और एमिन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स में देखिए इनमें स्टेरॉइड नाभिक पाई जाती है। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या पाई जाती है? इनमें स्टेरॉइड नाभिक पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन, इसमें देखिए स्टेरॉइड के अंतर्गत ये क्या क्या आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग बताते हैं आपको। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका वृषण में होता है, पुरुष जननांगों कार्य पर नियंत्रण करता है। जो पुरुष का वृषण होता है ना, वृषण, उसी में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, उसी को क्या करता है? नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय यानी कि स्त्री में पाया जाता है, उसके जननांग में कार्य पर क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। जो अंडाशय में ये क्या पाया जाता है? अंडाशय में। और ये जो अंडाशय में जो स्त्री होती, स्त्रियों का जो अंडाशय होता है उसमें क्या करता है? एस्ट्रोजन जो होता है उस पर जो कार्य होते हैं उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम होता है, गर्भावस्था के विकास पर नियंत्रण करता है। औरतों में क्या करता है? यह गर्भावस्था पर क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। तो वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए कोर्टिसोन एंडिनल, कोर्टिसोन जो होता है एंडिनल, कोटेक्स है, कोटेक्स वसा हार्मोन्स होता है, प्रोटीन, कार्बो, खनिज, लवण, अपचायक पर नियंत्रण करता है। ये किस पर नियंत्रण करता है? हार्मोन, प्रोटीन पर, कार्बो खनिज या जो कार्बन खनिज आप लोग खाते हैं तो लवण पर या अपचायक पर क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। तो ये वीडियो आज मतलब ये सेट जो आपका सेट नंबर 3 था केमिस्ट्री का, 3 वीडियो में खत्म हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो है। और आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।